हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम रीड करेंगे द पोम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री और ये पोम लिखी है W.B. येट्स ने एंड ये क्लास 9th की NCERT बुक बी हाइव से ली है। तो रीड करने से पहले हम थोड़ा पोम के बारे में जानेंगे। लेट्स लुक एट द नेम ऑफ द पोम। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इसमें जो आइल है इट मीन्स आइलैंड। Lake Isle of Innisfree is a real place near the coast of Ireland. It is a quiet place. It is not inhabited by many. तो ये जो प्लेस ये एक्चुअल में किसी रियल प्लेस का नाम है। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री ये रियल प्लेस है जो आयरलैंड के पास है और ये बहुत ही पीसफुल और शांत जगह है और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। Yeats wrote this poem when he was living in London. He longed for the beauty and simplicity of the country life. तो पोएट ने ये पोम तब लिखी थी जब वो लंदन में रह रहे थे। तो लंदन एक ऐसी सिटी, ऐसा शहर है, बड़ा शहर जो जाना जाता है बहुत बिजी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटी है। तो जब वो लंदन में रहते थे तो पोएट का बहुत मन था ऐसी सिंपल विलेज लाइफ जीने का। कंट्री लाइफ मतलब विलेज लाइफ। तो वहाँ पर जो पीसफुल, जो शांत लाइफ होती है, वहाँ पर उनका जाने का बहुत मन था। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. तो इस पोम में पोएट की जो विश है, उसकी डिज़ायर है, जो उसकी इच्छा है, ऐसी पीसफुल जगह में जाने की, जो इनिसफ्री नाम की जो जगह है वहाँ जाने की डिज़ायर दिखाई गई है। और ये जो प्लेस है ये उनका जो बचपन वहाँ पर बीता था एज अ बॉय, वो चाइल्डहुड उन्होंने यहाँ पे इनिसफ्री में स्पेंड किया है। दिस पोम इज़ अ लिरिक, और ये जो पोम है एक लिरिक है। लिरिक होती है एक शॉर्ट पोम, जो छोटी सी पोम जिसमें पोएट ने अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स या इमोशंस जो है एक्सप्रेस किए होते हैं। नाउ लेट्स रीड द पोम। अब इसमें 3 स्टैंजाज हैं। फर्स्ट स्टैंजा रीड करेंगे। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattle made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee-loud glade. अब देखिए फर्स्ट लाइन, आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो इसमें देखो कितनी उसकी जो इच्छा है जाने की, कि वो इतने अर्जेंटली जाना चाहते हैं कि उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है कि मैं अभी मैं उठूँगा और मैं जाऊँगा इनिसफ्री में, एंड वहाँ पर क्या करूँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर एक स्मॉल कैबिन बनाऊँगा। कैबिन यहाँ पे मतलब है स्मॉल हाउस, छोटा हाउस या हट। ऑफ क्ले एंड वॉटल, तो ये हाउस किससे बनाएगा? क्ले एंड वॉटल से। ना व्हाट इज क्ले एंड वॉटल? लुक एट दिस पिक्चर। इसमें आप देख रहे हो ये जो स्टिक्स हैं, ये जो बांस की लकड़ियों को जब हम वीव करते हैं, एक दूसरे में जब बुनते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जो अक्सर हम विलेज में यूज़ करते हैं फेंस बनाने में, या फिर वॉल, या जिसको हम बाड़ा भी बोलते हैं, ये बनाने में ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इसको हम वॉटल बोलते हैं। एंड ये जो क्ले है, ये जो मिट्टी लगाते हैं, इसको थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रक्चर को। तो पोएट कहते हैं दैट आई विल मेक अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वॉटल। तो ये जो स्मॉल कैबिन कहते हैं, छोटा सा घर, हाउस, हट बनाएगा क्ले एंड वॉटल से। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, एंड वहाँ पर वो क्या रखेगा, क्या होगा? 9 बीन रोज बनाएगा। नाउ बीन्स जो होती है एक वेजिटेबल होती है, ये देखिए पिक्चर में दिखाई दे रही है, दिस इज बीन्स। तो ये कहता है कि मैं बीन्स उगाऊंगा वहाँ पर अपने गार्डन में, और एग्जैक्टली वो इमेजिन करता है कि मैं 9 रोज ऑफ बीन्स जो है उगाऊंगा अपने गार्डन में। तो आपने देखा होगा अक्सर हम जो गार्डन में जब सब्जियां उगाते हैं तो उनको क्यारियों में लगाया जाता है, तो वैसे ही वो बोलता है कि मैं 9 बीन रोज लगाऊंगा अपने गार्डन में। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, एंड हाइव भी रखेगा हनी बी के लिए। ना व्हाट इज हाइव? ये देखो आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसमें जो हनी बीज होती हैं रहती हैं और हनी जो कलेक्ट करती हैं, शहद कलेक्ट करती हैं। अब ये हाइव जो है ये मैन मेड है, ये इंसान के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ऐसा ही हाइव नेचुरल भी होता है जो बीज खुद बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर। तो ये नेचुरल हाइव है। तो पोएट हो सकता है कि वो मैन मेड की हाइव की बात कर रहे हों या फिर नेचुरल बी हाइव की, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने जो कैबिन के पास एक तो 9 बीन रोज बनाऊंगा प्लस हाइव भी रखूंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड वो बोलते हैं कि मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा बी लाउड ग्लेड में। नाउ व्हाट इज ग्लेड?
ग्लेड होती है ओपन जगह, ओपन स्पेस जहाँ पर सिर्फ ग्रास हो, कोई ट्रीज ना हो, और इसको हम इंग्लिश में एक और भी वर्ड है इसके लिए, मेडोज, और इसको हम ग्रासलैंड भी बोलते हैं। तो वो कहते हैं मैं यहाँ पर अकेला रहूँगा बी लाउड ग्लेड में। बी लाउड मीन्स जहाँ पर बहुत सारी बीज की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि बी हाइव होंगे तो बजिंग ऑफ द बीज उसको सुनाई देगा। लेट्स लिसन टू द वॉइस ऑफ द बजिंग ऑफ द बीज, जो कैसी आवाज़ होती है जब बीज जो है बज करती हैं। तो आई एम श्योर आप सबने ये आवाज़ सुनी होगी जब भी बीज आसपास हमारे बज करती हैं। तो इसमें इस स्टैंजा में पोएट ने बोला है कि वो जो है इनिसफ्री जाएंगे एंड वहाँ पर क्या करेंगे, एक स्मॉल कैबिन बनाएंगे क्ले एंड वाटर का, 9 बीन रोज होंगी वहाँ पर, और हाइव होगा हनी बी के लिए। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टैंजा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnets wings. तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि वहाँ पर मेरे को शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, और पीस कहाँ से आएगा, ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। तो वेल्स, अब वेल्स क्या होती हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस गर्ल शी इज़ वेयरिंग अ वेल, ये लड़की ने वेल पहनी हुई है। वेल होता है घूंघट, जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में लेडीज़ पहनती हैं। अक्सर मैरिजेस पे जो दुल्हन भी वेल पहनती है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, उसने वाइट कलर की ड्रेस डाली होती है, उनकी वेल भी वाइट कलर की होती है। तो इसी वाइट कलर की वेल को पोएट रेफर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग की वेल क्या होगी, नेचर की वेल क्या हो सकती है। लेट्स लुक एट दीज 2 पिक्चर्स। ये देखिए, जब बिल्कुल सुबह का टाइम होता है, जब बहुत जब ठंडी जगहों में, वेट एरियाज़ में जब सुबह सुबह उठते हैं तो वहाँ पे फॉग या मिस्ट, धुंध होती है, और उसमें से देखिए जब जो है सन रेज, सन की जो किरणें हैं सूरज की, वो निकल के आ रही हैं बीच में से, तो हमारा जो व्यू है थोड़ा हेजी बन जाता है, अनक्लियर हो जाता है, हमें ठीक से सामने दिखाई नहीं देता। तो एक तरह का ये नेचर का वेल है, नेचर का घूंघट जो है, इसको डिस्क्राइब किया गया है पोएट ने। तो वो कहते हैं कि जो पीस है वो जैसे वेल्स ऑफ द मॉर्निंग से, जैसे ऊपर से नीचे आता है पीस, जैसे हेवन से ही उतरा हो, टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और कहाँ पे जाता है, वेयर द क्रिकेट सिंग। नाउ व्हाट इज क्रिकेट, ये पिक्चर में देख सकते हो, दिस इंसेक्ट जो ग्रास हॉपर की तरह भी दिखता है, इसको हम क्रिकेट बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर क्रिकेट गाता है वहाँ पर आके ये जो है पीस गिरता है। अब क्रिकेट अक्सर कहाँ होते हैं, ये ग्रास के नीचे होते हैं, पत्ती जो लंबी घास या फिर लीव्स के नीचे पाए जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल नीचे अर्थ पे आके पीस जो है ऊपर से नीचे तक आ जाता है। तो इसमें पोएट का कहने का मतलब है कि पूरी प्लेस में ही जो है शांति फैली हुई है, पूरा एरिया इनिसफ्री, पूरा प्लेस ही पीसफुल है, कि ऊपर से लेके नीचे तक सारी प्लेस पीसफुल है। और इस लाइन से एक और मीनिंग निकल के आता है, बट वो आपको बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप क्रिकेट का जो साउंड है वो ज़रूर सुने। आई एम श्योर ये आपने आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, ये क्रिकेट की आवाज़ है, और ये अक्सर आपको शाम को सुनने को मिलती है। तो इसमें पोएट ये भी जो है मीन कर रहे होंगे कि जो पीस है वो मॉर्निंग की जो वक्त पे हमें एज अ इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स या फिर फॉग के रूप में आती है, और शाम के टाइम में हमें शांति क्रिकेट की आवाज़ सुनकर मिलती है। तो मतलब थ्रू आउट द डे, सारा दिन जो है वहाँ पर ऐसा शांत जो है माहौल रहता है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। तो वो कहते हैं वहाँ पर जो मिडनाइट है, जो रात का टाइम है, वो बिल्कुल ग्लिमर होता है। ग्लिमर मतलब बहुत शाइनी, बड़ी स्पार्कलिंग, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। और चमकदार कैसे, क्योंकि देखिए ऐसी प्लेस जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, व्हीकल्स नहीं होंगे, तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, प्लस वहाँ पर इतनी बिल्डिंग्स नहीं हैं क्योंकि इतने लोग रहते नहीं हैं, तो लंबी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होंगी, तो व्यू बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, स्काई हमें साफ दिखाई देगा। प्लस वहाँ पे स्टार्स होंगे, तो स्टार्स भी हमें दिखाई देंगे, जो कि शहरों में अक्सर हम मिस कर देते हैं। हम बाहर जब नहीं, ऊपर हमें बिल्डिंग्स ऊंची होने की वजह से हमें नहीं दिखाई देते क्लियर व्यू, स्टार्स नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ पर इस प्लेस में क्लियरली जो है स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए वो चमकदार व्यू जो है दिखाई देता है। प्लस
क्योंकि ये लेक है यहाँ पर, तो इससे जो रिफ्लेक्शन पड़ती होगी तो और भी ज़्यादा शाइन होती होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो। अब जो आफ्टरनून का टाइम है, पोएट बोलते हैं कि उसमें भी एक पर्पल सा ग्लो होता है, वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। एंड जो इवनिंग का टाइम होगा उस टाइम पे लिनेट्स के विंग से वो भरा होगा। नाउ व्हाट इज लिनेट? लुक एट दिस पिक्चर। ये जो ब्राउन कलर की बर्ड है, दिस इज कॉल्ड लिनेट, और ये इंडस्ट्री में बहुत पाई जाती हैं। तो वो कहते हैं कि इवनिंग्स लिनेट्स विंग से भरी होंगी। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि इवनिंग के टाइम में ज़्यादातर बर्ड्स जो है वापस अपने घरों में जा रही होती हैं, तो एक साथ उड़ती हैं, तो हमें जो स्काई में बर्ड्स ही बर्ड्स जब नज़र आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्काई पूरे विंग से भरा हुआ है। तो वो कहते हैं ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा इवनिंग्स में। तो देखिए उन्होंने हर एक टाइम ऑफ द डे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। मॉर्निंग की कैसे सुंदर दिखती है जब वो क्लाउड्स, जो फॉग है उससे ढकी होती है मॉर्निंग। आफ्टरनून में पर्पल ग्लो होता है। इवनिंग्स में जो क्रिकेट जो गाते हैं तो उनकी आवाज़ से पीस फैलता है। और नाइट के टाइम क्योंकि बहुत शाइनी होती है, ग्लिमर होता है नाइट में, इसीलिए सारा दिन जो है वहाँ पे पीसफुल और अच्छा दिखाई देता है। ओके, तो अब हम इस स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की हैं पोएट ने वो भी देखते हैं। फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग, जिस चीज़ में जान नहीं है, उसको हम एज अ पर्सन ट्रीट करें, कोई इंसान की तरह उसको हम प्रेजेंट करें, उसको ऐसे देखें। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड है मॉर्निंग, ये कोई इंसान नहीं होता, ये लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन इसको बोला गया है वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग का घूंघट। तो इसको एज अ गर्ल ट्रीट किया गया है, पर्सन की तरह इसको बोला गया है। तो ये जो डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है पोएट ने। एक और डिवाइस मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर होता है जब हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की किसी और के साथ, जब कंपैरिजन की जाए। तो यहाँ पर जो वेल्स है ये कंपेयर किया गया है, जो फॉग को या क्लाउड्स को वेल की तरह बोला गया है, तो ये मेटाफर डिवाइस है। ओके, अब हम लास्ट स्टैंजा रीड करेंगे। I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. अब देखिए यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है, ये लाइन रिपीट हो रही है। पोएट फिर से बोल रहे हैं जो उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में कहा था कि I will arise and go now, कि मैं अभी उठूँगा और जाऊँगा कहाँ पर? इनिसफ्री में। For always night and day I hear lake water lapping, क्योंकि दिन रात मतलब हर समय पर throughout the time, throughout the day मेरे दिमाग में एक ही चीज़ मुझे सुनाई देती है, वो है लेक वाटर का लैपिंग। मतलब जब जो लेक वाटर है वहाँ पर, तो पानी की लहरें जब आकर शोर जो है किनारे पे जो बजती हैं, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो उनके अभी भी अक्सर उनको सुनाई देती है। अब हम आवाज़ सुनेंगे लेक वाटर के लैप करने की, कैसी आवाज़ होती है। तो देखिए कितना सुकून मिलता है ये आवाज़ सुनकर, और यही आवाज़ अक्सर पोएट को अपने मन में सुनाई देती है। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. तो पोएट कहते हैं ये मुझे सुनाई देती है जब मैं रोडवे पर या पेवमेंट पे खड़ा हुआ होता हूँ। अब व्हाट इज़ पेवमेंट? ये देखिए जो रोड के साइड पर जो फुटपाथ बना होता है, जो पेडेस्ट्रियंस के चलने के लिए होता है, जो लोग चलकर जाते हैं उनके लिए जो बना होता है रास्ता, उसको हम जो फुटपाथ को पेवमेंट भी बोलते हैं। एंड ग्रे इसलिए क्योंकि ये सीमेंटेड होता है, तो अक्सर जो सीमेंटेड हम शहरों में ही पेवमेंट बनाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर व्हीकल ज़्यादा होती हैं, लोग ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, इसीलिए वहाँ पर पेवमेंट बनी होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पोएट इस टाइम कहाँ पर खड़े हुए हैं, किसी शहर में, किसी पेवमेंट पर। तो वहाँ पर कितना रश होगा, कितने लोग होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर खड़े हुए भी उनको किस चीज़ की याद आ रही है? इनिसफ्री की। उनको वो जो पीसफुल प्लेस की जो याद आ रही है वहाँ पर खड़े होकर, और उनका मन है कि वो वहाँ पर चला जाए। ओके, अब हम देखेंगे स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज़ की गई हैं। फर्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन होता है जब कोई वर्ड्स या लाइन रिपीटेड हो, बार बार आ रही हो। तो इस स्टैंजा में देखिए जो फर्स्ट लाइन है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन भी ये सेम थी और यहाँ पर भी ये लाइन रिपीट हो रही है, तो ये है रेपिटेशन। सेकेंड जो पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जब वर्ड्स जो साथ में लिखे गए हैं
क्लोजली लिखे गए हों और उनका जो फर्स्ट साउंड है वो सिमिलर हो, सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। अब यहाँ पर लेक, लैपिंग, लो, ये सब वर्ड्स पास पास लिखे गए हैं और इनका जो स्टार्टिंग साउंड है ल, तो दिस इज एलिट्रेशन। ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो अक्सर ऐसा तब होता है जब हमने कुछ सुनने में किसी को कैची बनाना हो या डिफरेंट बनाना हो कोई फ्रेज़, तब ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ये अक्सर हम टंग ट्विस्टर्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये ज़रूर सुनी होगी टंग ट्विस्टर, Betty bought some butter but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better। तो इसमें देखिए कैसे रेपिटेशन है ब साउंड की। तो ये जो टेक्निक है इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। तो ये यहाँ पर यूज़ है। ओके, आई एम श्योर आपको ये पोम समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें। एंड कोई डाउट हो या कोई सजेशन देनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।